जब मैं पत्रकारिता करता हूँ तभी मैं नेता पक्ष नहीं देखता हूँ, सबसे परे रह के निष्पक्ष भावना से लिखता हूँ। अभी धर्मवीर आनंद दिघे साहब के बारे में उनको तो मैं जैसे दूसरे लोग कहते परम शिष्य नहीं कहूँगा, लेकिन मैं बहुत निकटवर्ती था। तो जब भी उन्होंने एक स्थानिक विषय में चुप्पी साधी थी, तभी मैंने लिखा था धर्मवीर अध्याप गप्प का। नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल केदारे और आप देख रहे हैं आकाश गाथा। किसी ने गालिब से पूछा, कैसे हो तुम? गालिब ने मुस्कुराकर कहा कि जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में हम है। जी हाँ, इस दुनिया में चंद लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी जीते जीते दर्द में भी अपना जीने का मजा ढूंढ लेते हैं। दर्द। आजादी के बाद सियासत ने एक लकीर खींच दी और दो देश अलग कर दिए। अपने ही वतन में बेदखल हुए एक वर्ग की यह कहानी। यही दर्द लेकर पाकिस्तान से उल्लासनगर में विस्थापित होने के बाद भी खुद का वजूद जिन्होंने खड़ा किया, पत्रकारिता हो, समाजकारण हो, राजकारण हो, लेखन हो, साहित्य हो, ऐसे विभिन्न प्रकारों में अपना अस्तित्व जिन्होंने निर्माण किया, ऐसी एक शख्सियत आज हमारे बीच में है, दिलीप मालवणकर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आगाज ही उसी से करते हम कि आपने भी ये दर्द सहा हुआ है, आपके परिजनों ने सहा हुआ है। तो कराची के बंदर से लेकर उल्लासनगर में विस्थापित निर्वासित एक परिवार, मालवणकर परिवार, आज तक का ये सफर, जब आपके वो मंजर आपके आंखों के सामने आता है तो पीछे मुड़कर जब देखते हैं तो क्या याद आता है? हमारे जो पूर्वज थे वो कराची में स्थित थे। पार्टीशन के बाद में जैसे अन्य लोग हिंदुस्तान में आए, वैसे हमारी फैमिली भी हिंदुस्तान से उल्लासनगर में स्थापित हो गई। मराठा सेक्शन विभाग जो है वो विस्थापितों का ही एक बस्ती है, जैसे मराठा सेक्शन कहा जाता है, और मराठी बहुल वो इलाका है। वहीं पर मेरा जन्म हुआ और वहीं पर मुझे शिक्षा प्राप्त हुई। तो आपके पिताजी ने जद्दोजहद करके यहाँ पर बसेरा कैसे अपना खड़ा किया? हमारे पिताजी, माताजी और अन्य जो रिश्तेदार थे वो यहाँ पर आए। मिलिट्री की जो टूटी फूटी बैरक थी, जो सैनिकी छावनी कहते थे, वहाँ पर उन्होंने अपना बसेरा जमाया और वहीं पर अपना जिंदगी की शुरुआत की। तो इतने प्रतिकूल परिस्थिति में आपने पढ़ाई अपनी की है। आप एक विधिज्ञ हो, एडवोकेट हो, उसके बावजूद आपने पीडब्ल्यूडी में आपको एक सरकारी नौकरी भी हासिल हुई थी। अगर चाहते तो एक सुखवस्तु जीवन आप जी सकते थे, फिर इस समाजकारण या राजकारण के इस प्रवाह में आने का कारण क्या था? मेरे पास दो पर्याय थे, या तो सरकारी नौकरी करके पत्रकारिता को अलविदा करें, या पत्रकारिता स्वीकार करके नौकरी को अलविदा करें। तो मैंने नौकरी छोड़ना पसंद किया और पत्रकारिता में पूर्ण रूप से उसको योगदान दिया। तो आप अन्य वर्तमान पत्रों में तो काम किया करते थे, अखबारों में काम किया करते थे, लेकिन थाना जिला हो या महाराष्ट्र को हो, एक अजब लोक शक्ति साप्ताहिक जो है बखूबी परिचित है। तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और उसका जो एक सफर था वो किस तरह से रहा? मैंने जब नौकरी छोड़ने का फैसला किया, सरकारी नौकरी छोड़ने का फैसला किया, उस वक्त गुजारे के लिए, उदर निर्वाह के लिए मेरे पास यही पर्याय था कि मैंने नवजीवन बैंक में से एक लोन लिया और अपना प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया। और प्रिंटिंग प्रेस में जो मैं जॉब वर्क करता था, वहाँ से मेरा घर चलता था। और मेरा जो छंद है, मेरा जो जिसमें रुचि है ऐसी पत्रकारिता, वहाँ पर मैंने अपना खुद का अखबार निकाल के शुरू किया। लेकिन वो पत्रकारिता के माध्यम से कई ऐसे विघ्न संतोषी लोग थे जो आपके लिखावट से संतुष्ट नहीं थे। भले वो आपके नेता हो, धर्मवीर आनंद दिघे हो, या इस शहर के कोई नामचीन लोग हो, तो इनके खिलाफ जब आप पत्रकारिता करते थे तो डर नहीं महसूस होता था कभी कभी?
सही मायने में पत्रकारिता ये निडर होनी चाहिए, और जो चापलूसी करते हैं वो पत्रकार नहीं रहते, वो दलाल कहे जाते हैं, एजेंट किए जाते हैं। जैसा कि पोस्टमैन रहता है, एक उसको खत दिया वो दूसरी जगह पहुंचाना, उसको पत्रकारिता नहीं कहते। पत्रकारिता शोध पत्रकारिता होना चाहिए, सच्चाई के ऊपर आधारित होनी चाहिए, और कड़वा सच कहने की हिम्मत हो जिसमें है वही सही पत्रकारिता है। और मैंने ऐसे ही पत्रकारिता की, तो इस पत्रकारिता वजह से जो कुछ लोग कई बार आप पर हमले भी हुए। हमले के प्रयास हुए, 2 बार तो जानलेवा हमला, यानी पूरे हथियार के साथ मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मेरी हौसला बुलंद था, मैंने मेरे तरीके से खुद का बचाव किया और बच गया। 2 बार ऐसी बातें हुई है। लेकिन जब बात आती है धर्मवीर आनंद दिघे, जिन्हें आप अपना राजकीय गुरु भी मानते हो, लेकिन कभी कभी आप अपनी लिखावट से उनको ही सवाल पूछते थे, जो आपकी शिवसेना जो मातृ संस्था थी उसमें अगर कुछ अनबन चली तो? जब मैं पत्रकारिता करता हूं तभी मैं नेता पक्ष नहीं देखता हूं, सबसे परे रह के निष्पक्ष भावना से लिखता हूं। अभी धर्मवीर आनंद दिघे साहब के बारे में उनको तो मैं जैसे दूसरे लोग कहते परम शिष्य नहीं कहूँगा, लेकिन मैं बहुत निकटवर्ती था। तो जब भी उन्होंने एक स्थानिक विषय में चुप्पी साधी थी, तभी मैंने लिखा था धर्मवीर अध्याप गप्प का, और ऐसी हिम्मत दिखाने वाला मैं शायद एक ही पत्रकार हूँ। तो जब राजनीति में आने की बात आपने सोची, तो शिवसेना इसका ही चयन क्यों किया? अन्य भी तो पक्ष थे आपके सामने। नहीं, जब मैं मराठा सेक्शन में उल्लास विद्यालय में पढ़ने जाता था तो वहाँ पर शिवसेना का गढ़ था। वहाँ पर शिवसेना के बहुत सारे आंदोलन मेरे विद्यार्थी दशा में देखे हैं, और बाला साहेब ठाकरे के जो शिव तीर्थ में भाषण होते थे वो मैंने सुने हैं। उससे प्रेरित होकर मैंने शिवसेना या पक्ष का चयन नहीं किया, शिवसेना मेरे दिल में बस गई। लेकिन जिस शिवसेना को लोगों ने अपने खून से सींचा था, छोटा सा पेड़ जो था, ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने बोया था इस महाराष्ट्र की भूमि में, आज एक वटवृक्ष है। लेकिन आप अपने लिखावट से, अपने अग्रलेखों में से, अपनी कविताओं में से हमेशा जिन्होंने गद्दारी की है उनके खिलाफ लिखते हो, तो क्या आपको इस बात का डर नहीं होता है कि यह शक्तियां आपको भी तो हानि पहुंचा सकती है? क्या एक शेर है, जिनके पास होते हैं हौसले उन्हीं को मिलते हैं रास्ते। ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते, बुज़दिल लोगों के लिए दुनिया नहीं है। और कड़वा सच लिखना, गद्दार को गद्दार कहना, ये कोई गुनाह नहीं है। और डर के जीने से अच्छा है कि तुम आत्महत्या कर लो। डर के जीने में कोई जीना नहीं होता है, वो मरने के बराबर होता है। तो ऐसी भावना है सावरकर का, मैं चाहता हूँ, तो सावरकर प्रेमी हूँ, इसके लिए ये भावना मेरे खून में है। लेकिन जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है शिवसेना में, उनका भी तो हिंदुत्व का एक अपनी संकल्पना है, तो क्या आप उससे परिचित नहीं है या सहमत नहीं है? नहीं, ये हिंदुत्व नहीं है, ये जिसको मराठी में संधि साधु कहता है, वही एहसान फरामोश लोग हैं। उन्होंने अपना ईडी से बचाव करने के लिए, खुद का बचाव करने के लिए और जेल वाली टालने के लिए ये सब किया है। उनके जो काले कारनामे है उससे बचाव करने के लिए बीजेपी की सहारा लिया है। उसमें हिंदुत्व का कोई भी मुद्दा नहीं आता है। वैसे बहुत सारे उदाहरण हम बता सकते हैं, लेकिन अभी कल का ही उदाहरण है जो उनकी जो एक एमएलए है यामिनी जादव, उन्होंने मुस्लिम बहुल बस्ती में बुरखे बांटे हैं। तो ये कहाँ का हिंदुत्व है? ये सिर्फ दिखावा है। और सही मायने में उनकी जो राक्षसी महत्वाकांक्षा थी वो उसको पूरी करने के लिए उन्होंने शिवसेना से दगाबाजी की है। नहीं, लेकिन अगर हिंदू नेता बुरखे बांटता है तो कहीं पर वो धर्म सहिष्णुता भी तो मानी जा सकती है। नहीं, लेकिन चुनाव को मुद्दे नजर रखते हुए बुरखे बांटे गए, इसके पहले क्यों नहीं बांटे? अभी विधानसभा का चुनाव डिक्लेयर हुआ है और भाईखला में 58,000 वोटों से पीछे पड़े हैं ये शिंदे गुट के लोग, यामिनी जादव। वो जो तफावत है वो भरने के लिए ये बुरखे बांटे जा रहे हैं। इसके पहले चुनाव का माहौल नहीं था, तभी बांटे होते तो हम कुछ नहीं बोलते। जब हम कल्याण लोकसभा मतदार संघ की बात करते हैं,
हाल ही में उनके जो नवाजे हैं यहाँ से उन्होंने तीसरी बार जीत हासिल की है, लेकिन क्या ये जीत उन्हें पहले बार 2 बार जो जीत मिली थी आसानी से उस तरह से मिली है या उन्हें कुछ खास मेहनत करनी पड़ी? नहीं, उन्होंने दांतों तले चने दबाना जो वो कहते हैं, उनकी नींद हराम हो गई थी और उन्होंने साम दाम दंड भेद नीति का वापर किया है, तभी उनको ये जीत हासिल हुई है। अब देखेंगे तो पिछले टाइम 3.5 लाख का लीड था, अभी 2 लाख का लीड है, यानी 1.5 लाख का लीड कम हो गया है। उनकी लोकप्रियता घटी है। ये जो बढ़ावा मिला है सिर्फ ये जो धन शक्ति का वापर हुआ है। लेकिन हम जब मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो उद्धव जी ठाकरे एक तरफ हो और एकनाथ जी शिंदे दूसरी तरफ है। हमेशा एकनाथ जी शिंदे जो है वो आम लोगों में पाए जाते हैं, बल्कि उद्धव ठाकरे जी से मिलना हो तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है लोगों को, कार्यकर्ताओं को। क्या है, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे इनमें फर्क ये है कि उद्धव ठाकरे पक्ष प्रमुख है, राज्य स्तरीय नहीं राष्ट्रीय नेता है, और ये एकनाथ शिंदे जो है जैसे बोलते हैं कि एक्सीडेंटली नेता बन गए हैं। तो उनको तो अपनी लोकप्रियता बरकरार रखने के लिए गली कूचे में घूमने का है। शेर जंगल में अकेला घूमता है, तो हमारे उद्धव साहब शेर है। अब ये गली कूचे में जो घूमते हैं भीड़ लेके, तो उनको क्या बनना ये मैं अभी उचित नहीं समझता, लेकिन आप समझ गए हो। लेकिन धर्मवीर आनंद दिघे जी के बाद में इस थाना जिला को संभाला है उन्होंने, और जो नेता अपने साथ 40 आमदारों को लेकर जाने की ताकत रखता है, क्या वो आम इंसान थोड़ी है? जो 40 लोग गए हैं ना, उनकी आप हिस्ट्री देखो, प्रताप सरनाइक देखो या अमिनी यादव देखो, उनके मिस्टर देखो, या और अन्य जो आमदार है, सभी के ऊपर ईडी का टांगती तलवार थी। ईडी की डर से वो गए हैं, ना कि उद्धव ठाकरे से नाराज होकर गए हैं। खाली एकनाथ शिंदे ने इनकी जो ये डर है वो एनकैश किया और उनको अपने पास लेके गए कि भाई आपको ईडी में से बचना है, आपको राजकीय करियर बरकरार रखना है, तो आपको मेरे साथ आना पड़ेगा, और उसी लिए गए हैं। तो हम फिर से एक बार दिलीप मालवणकर इनके पास आते हैं। CHM महाविद्यालय में आप जब तरुण दशा में थे तो अपनी कविताएं, आपके लेख जो है वहाँ पे इनबॉक्स में दिखाई देते थे। तो वहाँ से लेकर सफ़र जो है, आज आपकी कई सारी किताबें हैं जो मराठी में, अन्य भाषाओं में लोगों के पास पहुँची है। कई सारे आपके अभंग हैं जो आप प्रहार करते हो अपने विद्यमान स्थिति पर, और एक गीतकार की तरफ ऐसा नहीं कि आपका जो सफ़र है आगे चल रहा है। पत्रकारिता शुरुआत मैंने CHM कॉलेज से की। वहाँ पर मैं जो वॉलपेपर था उसका मैं संपादक रहा। बाद में 1981 में मैं नवशक्ति ज्वाइन किया। पूरा बेरे जैसे संपादक के हाथ के नीचे मुझे काम करने का मौका मिला। माधव गडकरी जी के साथ काम करने का मौका मिला। राधा कृष्ण नार्वेकर है, ऐसे दिग्गज संपादकों के साथ मैंने काम किया है। तो आस्ते आस्ते मेरी पत्रकारिता बढ़ने लगी और मेरी जो लेखनी है वो तेज होती रही और मैं लिखते चला गया। पूरा भेरे जी ने मुझे कहा था, तू खूब चांगला लिखतो, तू दमेपर्यंत लिख। और मैं जो भी लिखता था वो वर्ड टू वर्ड वैसा ही छप के आता था, चाहे वो एक लेख 2 दिन में छपे या 3 दिन में छपे, लेकिन आता था। लेकिन आप एक पत्रकार थे, संपादक थे, लेखक थे, फिर राजनीति के क्षेत्र में कैसे आने हुआ? एक बार नगर सेवक, एक बार विरोधी पक्ष नेता। मैं जब ये सरकारी नौकरी छोड़ी और प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया, और तो पहले से मेरा शिवसेना के साथ लगाव था। 1992 में जब ये चुनाव आया तो हमारे सब जो चाहने वाले कार्यकर्ता है, लोग हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप चुनाव लड़ो। उन्होंने मुझे खड़ा किया और मैं 14 में से 13 कैंडिडेट का डिपॉजिट जब्त करके चुन के आया। लेकिन आपको जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन मतदारों ने एक बार चुन के दिया था, या उन्होंने ही आपको खड़ा किया था, फिर आगे चलकर क्या हुआ कि आप राजनीति से थोड़े परे हो गए, लोगों ने आपको पसंद नहीं किया? नहीं, पसंद की बात नहीं है। दोबारा मैं 1995 में भी चुनकर आया, लेकिन
1997 का जो पहला महापालिका चुनाव था, वहाँ पर मैं सिर्फ 25 वोटों से हार गया, क्योंकि ये दिलीप मालवणकर की हार नहीं थी। वो दिलीप मालवणकर उल्लासनगर का पहला महापौर बनने वाला था और वो बनना नहीं चाहिए। इसके लिए सभी जो शक्तियाँ हैं वो एकत्रित हो गई और मुझे फिर भी सिर्फ 25 वोट से हरा सके। कई सारे आंदोलनों को भी आपने जन्म दिया है, तो भले महापालिका का भ्रष्टाचार हो या अधिकारियों के ऊपर आपने किए हुए प्रहार हो, उनके खिलाफ छिड़ी हुई जंग हो, तो इसमें लोक समूह जो है आपके साथ कैसे जुड़ते गए? आंदोलन का मतलब ऐसा है कि मुझे जो जहाँ पर अन्याय दिखा, भ्रष्टाचार दिखा, उसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाया और मैं अकेला चल पड़ा और मेरे पीछे कारवां बढ़ते गया। जो उस समस्या से जुड़े हुए थे, त्रस्त लोग थे, वो मेरे साथ जुड़ गए और मेरा हर एक आंदोलन सक्सेस हुआ है, कामयाब हुआ है। अन्य लोग आंदोलन करते हैं, बाद में मैनेज हो जाते हैं और आंदोलन अधूरा छोड़ देते हैं। तो मेरी जो विश्वासार्हता जो है समाज में, वो इसीलिए कायम है कि भाई मालवणकर जो बात उठाता है वो आखिर तक उसको अंजाम देता है। मिसाल के तौर पर युवराज भदाने जो पीआर है, उसके बारे में मैंने 5 साल संघर्ष किया, तभी मुझे कामयाबी मिली। लेकिन ये करते वक्त अधिकारी आपके खिलाफ रहते हैं, यहाँ के आमदार, खासदार या यहाँ के नगर सेवक हो, सब आपके खिलाफ रहते हैं। जिसको मौत का डर नहीं होता ना, वो किसी से नहीं डरता है। और मेरा विश्वास है कि मैं ये बोनस लाइफ जी रहा हूँ, तो मेरा बोनस लाइफ भी वो समाज के लिए समर्पित किया है। मेरे से कम उम्र वाले बच्चे जो लड़के थे या दोस्त लोग थे, वो कभी के गुजर गए हैं, तो उनके बाद में समझो 10-12 साल जीता हूँ। तो ये परमेश्वर ने मुझे समाज कार्य करने के लिए बोनस लाइफ दिया है और उसका मैं सही मायने में इस्तेमाल करता हूँ। तो डर की बात ही नहीं है। मैं किसी को भी कहता हूँ, आदमी डरता है मौत से, और मौत का मुझे बिल्कुल डर नहीं है। तो ये सज्जनों का उद्धार करना और दुर्जनों पे प्रहार करना, दिलीप मालवणकर का यह काम कब तक चलते रहेगा? मरते दम तक चलते रहेगा, और मरने के बाद में कुछ ऐसे मेरे अनुयायी तैयार करूँगा, वो भी काम चालू रखेंगे। इस जन्मदिन के अवसर पर एक अच्छा संवाद आपने हमसे प्रतिस्थापित किया है, उसके लिए आपका बहुत अभिनंदन और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके इस जन्मदिन पर। तो ये थे दिलीप मालवणकर जी हमारे साथ, बेबाक उन्होंने बातें रखी हुई है। ऐसे लोग बहुत कम होते समाज में जो किसी को बिना डरे अपनी बात कहते हैं और लोगों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने यहाँ पर आकर अपनी बातें रखी। धन्यवाद।